अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ताने या तरस खाना की देखो, इनकी बेटियां ही हैं, इनके बेटा नहीं है, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा इनके। मम्मी तो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहे कि बेटा पढ़ो तुम, भाई क्या करेगा, भाई तुमको मायरा पहनाएगा एक बार, पढ़ो लिखो, अपने पाँव पे खड़े हो, नौकरी लगेगी, अपने पाँव पे खड़े होगे तो तुम हर महीने मायरे पहनोगे। तो मम्मी कहती है नौकरी लगना है तो नौकरी लगना है, पर नौकरी क्या लगना है ये हमको पता नहीं था। कि हंसते भी थे, मैं जब बातें करती थी कि मैं आरएस की तैयारी करूंगी तो परिवार में ही हंसते थे कि बोले अपने परिवार में कोई नौकरी लगा क्या। हमारी स्कूल में भी हम मारवाड़ी में बात करते थे, घर पे मारवाड़ी में बात करते थे। मम्मी लड्डू बंटवाती थी मोहल्ले में कि मेरी बेटी फर्स्ट आ गई या फिर इसके इतनी परसेंटेज बने। तो छूटी हूँ बहुत ज़्यादा। खाने का बहुत शौक है। DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके कौन, ये दो ही पसंद होती थी। तो बस ये थोड़ा 5-6 साल नौकरी और करके और फिर हस्बैंड के साथ। चैनल में आपका स्वागत है। शख्सियतों की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं नगर निगम उपायुक्त अजमेर बहन सीता वर्मा जी। उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में, किस तरह उनका स्ट्रगल रहा। किशनगढ़ की बेटी हैं और आज अजमेर नगर निगम की उपायुक्त है। उनसे जानते हैं किस तरह उनका स्ट्रगल रहा और कैसे उन्होंने फेस किया। चौपाल गॉसिप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई बता रहे हैं, मतलब कि दर्शक जानना चाह रहे हैं हमारे सफ़रनामे के बारे में। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई से चर्चा ही हो रही थी, हम बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांडल है। मांडल का एक आप समझ लो खेड़े होते हैं, पूरे पहले ज़माने में खेड़े होते थे। तो छोटा सा गांव है हमारा, बड़ा ही खेड़ा, 60-70 घरों की आबादी है। पापा वहाँ से हैं और मम्मी भी वहीं पास में एक गाँव है भगवानपुरा, वहाँ से हैं। 4 बेटियाँ थी दोनों के। और जैसा कि आपको पता है गाँव में अभी इतना उस टाइम, आज मैं 38 ईयर की हूँ, 38 साल पहले इतनी जागरूकता नहीं थी कि बेटियों को पढ़ाते थे लिखाते थे। जिनके घर में ज़्यादा बेटियाँ होती थी तो देखते ही हैं कि गाँव में एक साथ शादी कर देते थे और फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी कि भाई शादी करके और इनको विदा करो। पर हमारा ये सौभाग्य रहा कि पापा किशनगढ़ शिफ्ट हुए। मम्मी पापा ने शुरू से ही एजुकेशन का, जो शिक्षा का महत्व है, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने इसका महत्व समझा। और भले समाज कुछ कहता रहे या रिश्तेदार कुछ कहता रहे, उनको यही था कि मेरी चारों बेटियों को हमको पढ़ाना है और पाँव पे खड़ा करना है। और मम्मी की हमेशा यही सीख रही। जैसे लोग बात करते थे, रिश्तेदारी में जाते थे या समाज में जाते थे कि मम्मी पे तरस खाते थे, हमारे ऊपर तरस खाते थे कि इनकी बेटियां हैं। ताने नहीं देते थे समाज के लोग। हाँ, ताने या तरस खाना कि देखो इनकी बेटियां ही हैं, इनके बेटा नहीं है, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा इनके, इस तरह की बातें होती थी। पर मम्मी पापा कभी डिप्रेस नहीं हुए इन बातों से। मम्मी तो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहे कि बेटा पढ़ो तुम, भाई क्या करेगा, भाई तुमको मायरा पहनाएगा एक बार, पढ़ो लिखो, अपने पाँव पे खड़े हो, नौकरी लगेगी, अपने पाँव पे खड़े होगे तो तुम हर महीने मायरे पहनोगे। तो काफ़ी सत्य भी है मम्मी की बात, मतलब कि जो मोटिवेट किया उन्होंने हमको कि भाई पढ़ो। तो हमने भी बिल्कुल जैसा हमको वो मोटिवेट करते थे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाया। और आज मैं यहाँ हूँ। मेरी से छोटी वाली जो बहन है वो एनेस्थेटिक है, उससे छोटी वाली IIT BHU से MTech करके खुद का बिज़नेस कर रही है वो। और जो सबसे छोटी वाली है उसका खुद का NGO है, बुद्धा ट्रस्ट है, उसका बुद्धा फाउंडेशन है, उसकी ट्रस्टी है। तो आपकी एजुकेशन क्या रही, क्या सब्जेक्ट आपके रहे? एजुकेशन ये रही, स्टार्टिंग मेरी एजुकेशन किशनगढ़ से ही हुई थी। 5वीं क्लास तक हम, हमारे एक छोटी सी स्कूल थी संजय स्कूल, उसमें पढ़ते थे। तो और 6ठी क्लास से अग्रवाल स्कूल में गए और BSc मैंने किशनगढ़ से करी, MSc B.Ed अजमेर से करी। और उसके बाद सोचा था मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाऊंगी या? हाँ बिल्कुल, छोटी क्लास में थे तो जैसा मम्मी मोटिवेट करती थी तो हमको लगता था, मतलब कि चूँकि फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, किसान फैमिली से हम बिलोंग करते थे, तो बस ऐसा था कि हाँ नौकरी लगना है। मम्मी कहती है नौकरी लगना है तो नौकरी लगना है, पर नौकरी क्या लगना है ये हमको पता नहीं था कि भाई बाबू बनना है, डॉक्टर बनना है, मतलब कि क्या बनना है, तो ये हमको नहीं था। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 10th क्लास में आए तो लगा डॉक्टर बनना चाहिए। PMT की तैयारी करी, वेटिंग में आया, फिर नहीं डॉक्टर नहीं बनना, अपन आगे पढ़ते हैं। BSc करी, MSc में लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहिए।
तो हंसते भी थे। मैं जब बातें करती थी कि मैं आरएस की तैयारी करूंगी तो परिवार में ही हंसते थे कि बोले अपने परिवार में कोई नौकरी लगा। क्या विश्वास था कि नहीं मेहनत करेंगे भगवान फल देता है, ऐसा थोड़े ना होता है। मेहनत करी और भगवान ने फल भी दिया। और 2007 ऐसा समय था कि मैंने 2007 आरएस अलाइड में मेरे को कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिला। ये सर्विस में हुआ, सब इंस्पेक्टर का रिटर्न क्लियर किया। 3-4 सर्विसेज एक साथ आई थी। मुझसे छोटी वाली, जब हम डॉक्टर नहीं बन पाए, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं था मन में टीस की फैमिली में कोई होना चाहिए। छोटी बहन ने इस सपने को पूरा किया, उसने तैयारी करी और आफ्टर MBBS वो अभी मेडिकल ऑफिसर है और ऑन ड्यूटी वो PG कर रही है, एनेस्थीसिया फाइनल ईयर में है। तो और सबसे छोटी वो उसने IIT से किया। तो ठीक है, मम्मी पापा ने जो हमसे उम्मीदें रखी और उन्होंने जो हमको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, तो आज उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। आप तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं, लेकिन अभी आपने कहा आप शाय ज़्यादा थी। शाही, अब देखो जो गांव से बच्चा आ रहा है, छोटे माहौल से आ रहा है, तो उसको आप एकदम से शहर के माहौल में, जैसे हम जैसे बच्चे जिन्होंने कभी हिंदी नहीं बोली, हमारे स्कूल में भी हम मारवाड़ी में बात करते थे, घर पे मारवाड़ी में बात करते थे। आप एकदम से शहर के माहौल में बड़ी स्कूल में जाओगे, वहाँ आपको लड़कियाँ अंग्रेजी बोलती हुई दिख रही है, हिंदी पूरी बोलती हुई दिख रही है, और आपको हिंदी पूरा बोलना नहीं आ रहा, तो अपने आप में थोड़ा सा कहीं लगता है कि यार अपन थोड़े अलग है। तो वो अपने आप थोड़ा सा शाई नेचर हो जाता, मतलब कि बोल नहीं पाते थे। टीचर से हम कुछ पूछना भी हो तो मैं मन में दबा के रख लेती थी, इतना बोल नहीं पाती थी। फ्रेंड सर्किल भी ऐसा बन नहीं पाया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते गए, थोड़ा थोड़ा सुधार होता गया। फिर ये जब जॉब लगी तो जॉब हमारी पूरी पब्लिक डीलिंग की थी, डायरेक्ट पब्लिक से संवाद, जनप्रतिनिधियों से संवाद, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया। आपने काफ़ी मेहनत की, फिर आप गवर्नमेंट सेवा में आए जी। जब आपकी पहली सर्विस थी, जब आपका सर्विस में नंबर आया, कैसा फील हुआ उस वक्त के? आपके पूरे परिवार खानदान में कोई गवर्नमेंट सेवा में नहीं था। हाँ। फिर आपका नंबर आया, उस वक्त कैसा माहौल था घर में? गवर्नमेंट सेवा में तो मतलब कि थे जैसे भाई टीचर वगैरह, कांस्टेबल, इस तरह से सेवा में तो थे, पर अधिकारी वर्ग में हमारी फैमिली में पहले कोई नहीं था जी। तो जब सिलेक्शन हुआ और जॉब लगी तो मतलब कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अभी तक याद है, मेरे मम्मी पापा को बहुत मतलब कि खुशी हुई। और उस खुशी को तो खैर बयां भी नहीं कर पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि कितनी खुशी हुई। तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे मम्मी ने? वो तो शुरू से ही था मम्मी का, मतलब कि हम जैसे ही क्लास का रिज़ल्ट आता और था कि हाँ, हमेशा हम बहनों में कंपटीशन होता था कि किसका कौन सा रैंक लगता है, कितनी परसेंटेज बनती है। तो उस हिसाब से ही जैसे जिसके ज़्यादा आते उसके नाम के फिर मम्मी लड्डू बंटवाती थी मोहल्ले में कि मेरी बेटी फर्स्ट आ गई या फिर इसके इतनी परसेंटेज बने, तो उनको ज़्यादा खुशी होती थी। पहली सेवा पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरी पहली सर्विस पोस्टिंग गंगापुर हुई थी, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गंगापुर साड़ा? हाँ, वहाँ हुई थी। पर इन सब के पीछे मेरी मम्मी का काफ़ी स्ट्रगल है। मुझे याद है जब हमारे एग्ज़ाम होते थे तो हमारे साथ साथ मेरी मम्मी के भी एग्ज़ाम होते थे। हमको रात में, हम तो मम्मी को कह के सो जाते थे, मम्मी 2 घंटे बाद जगा देना। मेरी मम्मी सो ही नहीं पाती थी, उनको लगता था कि 2 घंटे बाद इसको जगाना है, उठेगी तो चाय कॉफ़ी देना है, कहीं नींद में नहीं दे जाए, कहीं इसका कुछ छूट नहीं जाए, रिवीजन कर नहीं पाए। तो बहुत स्ट्रगल किया आज हम, और आज हमारे पास तो साधन हैं, सबके पास रहते हैं कि आज हमारे झाड़ू पोछे करने वाली भी होती है, खाना बनाने वाले भी रहते हैं। उनके पास कहाँ थे इतने साधन? सीमित संसाधनों में 4-4 बच्चों को बड़ा करना। मुझे याद है मम्मी टिफ़िन बनाती थी तो पापा तैयार करते थे, और उसमें भी मतलब कि पापा ने भी परवरिश करी, तो कभी ऐसा नहीं कि हमको लड़कियां आकी। और मतलब मुझे याद है कि जो हमने पापा से ख्वाहिश करी कि पापा ये चीज़ चाहिए, तो पापा के भले बूते में हो या नहीं हो, पापा ने कोशिश करी कि मेरी बेटियों की मैं ख्वाहिश पूरी करूं। जब आप पहली बार गंगापुर लगी, हाँ, नगर पालिका, हाँ, अधिशासी अधिकारी, हाँ, जब आप पहली बार कुर्सी पर बैठी, क्या फीलिंग्स थी या कुछ डर था? डर था, बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि हमें इतना, मेरे को नॉलेज नहीं था कि भाई ऐसे पार्षद इतने होते हैं या पब्लिक, इससे पब्लिक डीलिंग होती है। तो जब नए नए आए तो थोड़ा लगता था कि कैसे अपन डील करेंगे, अपन को कुछ समझ नहीं है इतनी, पार्षदों को कैसे डील करेंगे या पब्लिक को डील कैसे करेंगे। मेरे फर्स्ट चेयरमैन थे चमन सोनी, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मतलब कि जो हमारे डे टू डे के काम होते हैं एक तरह से उन्होंने सिखाया, मेरे गाइड बने, मेरे गुरुजी बने।
और आज मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। वो कहते थे कि मैं आपसे कभी कोई गलत काम नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आपने अभी कुछ गलत काम अगर मैंने आपसे करवा लिया तो आप पूरी ज़िंदगी मुझे कोसोगे कि आपने मुझसे गलत काम करवाया। तो मतलब कि उन्होंने मुझे गाइड किया और अभी भी मैं उनको बहुत उनका रिगार्ड करती हूँ, सम्मान करती हूँ। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, समझ आती गई, करते गए काम। और आज भी बहुत खुशी मिलती है कि कोई वंचित वर्ग का आता है और मतलब कि उसको अगर वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाए और उसका काम हो जाता है मेरे कारण से, तो मुझे इंटरनली बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सब ऐसी बैकग्राउंड से रहे हुए हैं कि उनकी कोई अप्रोच नहीं रहती इतनी। मुझे याद है कि मेरी पापा ने हमारे जो सिंपल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी कितने चक्कर लगाए। तो आज अगर कोई मेरे पास आ जाता है और मैं उनका काम अगर करवा देती हूँ तो एक इंटरनली जो खुशी होती है वो मैं खुद बयान नहीं कर पाती कि मुझे कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। किसे आदर्श मानती हैं आप? आदर्श तो मेरे माँ बाबा, वो मेरे लाइफ टाइम मेरे आदर्श हैं। मदर आपके काफ़ी दिल के करीब रही हैं। हाँ। आप स्ट्रगल के दौर में, बचपन में, और जब उनको कैंसर हुआ, मम्मी शुरू से ही मतलब कि एक माँ बेटी के साथ साथ हमारे दोस्त का रिश्ता भी था। सारी अच्छी बुरी बातें हम आपस में शेयर करते थे। मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मम्मी को बताती थी, मैं मम्मी को बता के रिलैक्स हो जाती थी कि हाँ मैंने मम्मी को शेयर करती। और वो ऐसा लगता था प्रॉब्लम दूर ही हो गई। मम्मी उसका सोल्यूशन भी बताती थी, मतलब कि दिलासा देती थी कि कभी कुछ हर्डल्स आए तो ऐसे अगर हम टेंशन में रहे तो मम्मी कहती थी समय है, निकल जाएगा। सपोर्ट करते थे काफ़ी मम्मी। तो उनके कारण ही हम नौकरी कर पाए। जब मेरी गुड़िया हुई 5 महीने की थी वो, तो मुझे लगा मैं कैसे नौकरी करूँगी, छोटा बच्चा है। उन्होंने कहा टेंशन मत ले। मेरी बेटी को उन्होंने संभाला, उन्होंने ही बड़ा किया। 3 साल पहले उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बोले कि नहीं, इससे भी फाइट करेंगे। खुशहाल परिवार में अचानक ये कैंसर का जो टूट गए थे हम बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। जब हम मम्मी को कैंसर भी 3rd स्टेज पे डायग्नोस हुआ था, तो पर मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी। मम्मी डॉक्टर से भी ये कहती रही कि डॉक्टर साहब बस 5 साल और जिला दो, मेरी बच्ची छोटी है अभी, मेरी गुड़िया के लिए बोलती थी, वो थोड़ी सी समझदार हो जाएगी। उसने हिम्मत नहीं हारी। 2 मेजर ऑपरेशन हुए उसके, 50+ कीमो हुई, पर लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारी। लास्ट टाइम में भी वो हमको ही मोटिवेशन देती रही कि हिम्मत मत हारना और तुम सबसे बड़े हो, फैमिली को संभालना है। शरीर जा रहा है, आत्मा तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। और मेरे को कुछ हो भी जाए तो मुझे अच्छे से तैयार करना और अच्छे से तैयार करके और तुम ही लेके जाना अपना, मेरा सारा काम तुम ही करोगे और अच्छे से गाजे बाजे के साथ मुझे लेके जाना। तो मतलब कि जो इंसान अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहा हो कि मुझे इस तरह से लेके जाना, मेरे लिए ऐसे करना, तो आप समझ सकते हो उसमें कितनी हिम्मत होती है। मतलब कि उसको अपनी डेथ की परवाह नहीं थी, उसको ये परवाह थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, तो मैं इनको सांत्वना बना दूँ। तो वो पहले ही हमको हिम्मत काफ़ी दी गई और हमेशा मिलती रहेगी उनसे हिम्मत, उनके आशीर्वाद से चलते रहेंगे। बहन की शादी में भी उनको एकदम आपने तैयार करके, कि उनकी भी इच्छा थी, मम्मी को बहुत शौक था एक्चुअली। क्या मम्मी को हमेशा मैंने देखा है छोटे से ही बड़े, मम्मी को पहनने ओढ़ने का, मतलब कि छोटा सा कोई काम भी होता तो हमेशा अच्छे से बन ठन के और ना फिर ही जाती थी मम्मी। तो मम्मी को शुरू से शौक था कि अच्छे से रहो, अच्छे से करो। आखिरी वक्त में उन्होंने बेटी की शादी भी अपने सामने ही मुकम्मल करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी डेथ के फिक्स 1 महीने पहले ही छोटी बहन की शादी हुई थी। तो उनके सामने ही सारा काम हुआ, उनके सामने ही सारी उनकी गाइडेंस से ही सारा हुआ। और हमेशा मिलती रहेगी उनकी गाइडेंस, तो हमेशा मिलती रहेगी। उनकी दी हुई सीखों से ही ज़िंदगी चलती रहेगी, जीवन चलता रहेगा। क्या शौक़ है आपके? मैं फूडी हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ। खाने का बहुत शौक़ है और कुकिंग भी करती हूँ जब मुझे समय मिलता है। सैटरडे संडे तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग का जो भी ब्रेकफास्ट या खाना होता है बच्चों के लिए मैं ही पकाती हूँ। जो बच्चे जो भी फरमाइश करते हैं कोशिश करती हूँ उनको मैं बना के दूँ। बाकी वीकडेज़ पे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर वीकेंड्स पे मैं बिल्कुल उनकी फरमाइश पूरी करती हूँ। तो कुकिंग का भी मुझे शौक़ है। इसके अलावा मैं खुद फूडी हूँ। मुझे खाना खाना पसंद है, अलग अलग कल्चर का, जैसे गाँव का खाना और देसी खाना पसंद है। चटनी रोटी मिल जाए तो बस बात ही कुछ और। इन दिनों में मूवी कौन सी देखी आपने? KGF 2 लास्ट। कैसी लगी आपको?
जी फरमाइश थी कि दिखा के लाओ मम्मा। अच्छा। तो ठीक है, गए दोनों माँ बेटी और देख के आए थे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। अच्छा, फिल्म में आपको कौन सी पसंद है, जो आपके दिल के करीब हो मूवी, ऐसी कोई? फिल्में कॉलेज टाइम में थी, उस टाइम हमारे टाइम में जो भी कॉलेज में पढ़ता था सबको ये DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके कौन, ये दो ही पसंद होती थी। छोटे थे तब मम्मी के साथ मारवाड़ी फिल्में देखने जाते थे। तो केसरिया बालम ना, ये नीलू की आती थी और रमकुड़ी झमकुड़ी, बोमली नाम का एक किरदार था, तो वो मार धाड़ करती थी, तो वो मम्मी को पसंद आती थी वो मूवीज़। तो मम्मी के साथ लटक के हम भी जाते थे मूवी देखने, मारवाड़ी फिल्में देखी उस टाइम पे, छोटे थे तब। और बड़े जब कॉलेज टाइम में हुए, यंग एज थी, तो ये DDLJ हम आपके हैं कौन, ये चीज़ ये पसंद थी। गाने कौन से पसंद है आपको? गाने वही, जब अगर फुर्सत मिलती है तो पुराने गाने सुनने पसंद। कोई एक गाना सुनाओ आप, जो भी आपने पहले सुनाया था। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके। सर्विस जब आपकी पूरी हो जाएगी, आप कह रही थी बीच में मैं ब्रेक लूँगी या छोड़ूंगी, उसके बाद क्या करेंगे आप? जैसा कि अपने पहले बात हो रही थी, अभी ये जो 2 साल में कोविड का फेज़ देखा और 2-3 साल से मम्मी के साथ हम अलग अलग कैंसर हॉस्पिटल्स में भी गए, और ऐसा पता नहीं कि कहाँ मन के कोने में ऐसा बैठ गया कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आपका आज आप बैठे हो, अगले पल क्या हो, मतलब कि पता नहीं। कोविड में भी अपन ने सेकेंड वेव में हमने तो किया ही है, मतलब कि हॉस्पिटल्स में हमने मतलब कि अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं हमने करी। तो ऐसा लगा कि खुद को भी थोड़ा समय देना चाहिए, परिवार को समय देना चाहिए। और ये जो कैंसर के कारण भी मैंने ढूंढने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं यही है कि जो अपन केमिकली ग्रोन जो ये सब्जियां और ये सब खा रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो अपना इस तरह से है, तो जीनों में म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और उत्प्रेरक का काम ये केमिकल करते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि 5-6 साल नौकरी करके और ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। तो बस ये थोड़ा 5-6 साल नौकरी और करके और फिर हस्बैंड के साथ ऑर्गेनिक खेती करूँगी। आपके आइडल भी महिला रही हैं, आपकी मदर। आप भी सैकड़ों लड़कियों की आइडल हैं, क्या कहोगी आप महिलाओं को, लड़कियों को किस तरह मोटिवेट करेंगे आप? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं को, लड़कियों को आगे जो ले जा सकता है वो एजुकेशन है। आप अगर महिला हो, पढ़े लिखे कम हो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश ऐसे करो कि आप कुछ खुद का हाथ का हुनर सीखो। मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी, हाथ का हुनर जिसके पास होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आप सिलाई सीख सकते हो, कई ऐसे छोटे मोटे काम धंधे, ब्यूटी पार्लर का काम सीख सकते हो, कढ़ाई बुनाई, मतलब कि कुछ भी करके आप खुद के 500 रुपये भी कमाओगे ना, तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होगा। और आपकी अगर बच्चियां हैं तो उनको पढ़ाओ लिखाओ। ज़रूरी नहीं है कि सब नौकरी लगे, पर वही है हाथ का हुनर, खुद का काम, और सबसे बड़ी बात खुद के अच्छे बुरे की समझ। जब तक आप शिक्षित नहीं हो, आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं आएगी। तो वो आपके अच्छे बुरे की समझ भी आएगी और अपने पाँव पे भी खड़े होंगे। तो शिक्षित बनो, जागरूक बनो और अपने हितों के लिए लड़ो। ठीक है, तो फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए